स्टूडेंट्स टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैफ 3 डेटा सिस्टम रिस्क का पेपर जब हम अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमारी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा भी था, तो मैंने इसकी वीडियो प्रिपेयर की और आई होप आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कैफ 3 एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से अपनी टाइम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे और आप मॉक एग्ज़ाम्स देते वक्त भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि कैफ 3 का पेपर किस तरह से दिया जाए, और ये वीडियो वैलिड रहेगी तमाम अटेम्प्ट्स के लिए। जिस भी स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है या वो मार्क्स कैसे अचीव करे, 50 मार्क्स कैसे अचीव करे, उसके हवाले से ये वीडियो रेलिवेंट है। ठीक है। तो सर, ये हमें मालूम है कि हमारे पास 3 आवर्स होते हैं टोटल। वैसे 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स होते हैं। 15 मिनट्स जो स्टार्टिंग के होते हैं वो एडिशनल रीडिंग टाइम होता है, जिसमें आपको एक पेपर मिल जाता है और आप ये चेक कर लेते हो 15 मिनट में कि आपको कितने सवालात के जवाबात आते हैं या आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है। तो आपको सवालात पता चल जाते हैं। आप एक स्ट्रैटेजी माइंड में सोच लेते हो कि मैं कौन सा सवाल पहले अटेम्प्ट करूँगा, किसका जवाब मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, कौन सा इफ़ेक्टिवली मुझे मार्क्स गेन करके देगा। तो 15 मिनट्स का जो एडिशनल रीडिंग टाइम है उसमें आप डिसाइड कर रहे होते हो कि पहला या सीक्वेंस वाइज मुझे क्या अटेम्प्ट करना है। बट लॉजिकली आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। 3 घंटे का मतलब ये हो गया 180 मिनट्स है और 100 मार्क्स का टोटल पेपर है। और डेफिनेटली क्योंकि ये थियोरेटिकल पेपर है, आपकी पहली प्रेफरेंस ये होगी कि इस पेपर को पास करें, और मिनिमम आपको मालूम है कि 50 मार्क्स रिक्वायर्ड है टू पास दिस पेपर। ठीक है। अब हम यहाँ पर सही और गलत देखेंगे। ठीक है, कि एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी स्टूडेंट क्या लेकर जाता है और हमें अगर इस पेपर को पास करना है तो क्या टेक्निक्स होंगी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। देखो, पहले मैं आपसे ये बात करूं कि अगर आपने आई कैप के पहले कुछ पेपर्स दिए हैं तो आपको ये पता होगा कि आई कैप का जब रिज़ल्ट आता है तो उस वक्त अगर आपका पेपर पास है तो पास लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसमें मार्क्स नहीं पता चलते। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी ग्रेड शीट में मार्क्स लिखे होते हैं कि भाई आप फेल तो हो गए हैं, यानी आपने 50 से कम नंबर लिए हैं, लेकिन कितने लिए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आप बहुत क्लोज फेल हुए हैं या बहुत दूर। ठीक है। तो आई कैप जो है वो आपको ये बताता है कि आपका अगर पेपर पास है तो आपने 60 लिए हो, 70 लिए हो, वो पास ही लिखेगा। लेकिन अगर 50 से बिलो है तो वो आपको नंबर बता देगा। तो इसका मतलब थोड़ा सा इस परसेप्शन से सोचें कि अगर मैं मेहनत करता हूँ और मेरे 49 आते हैं तो मेरे 49 नंबर जो है ना वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मैं फेल हो जाता हूँ। बात को समझ रहे हैं कि ये जो 49 की जो मेरी मेहनत थी, जो मैंने अचीव किए थे, कुछ एक या दो नंबर से जब मैं बहुत क्लोज फेल हो जाता हूँ तो ये अल्टीमेटली ज़ीरो है, लॉजिकली ज़ीरो है, क्योंकि मैं फेल हो गया। ठीक है। किसी ने 48 लिए, वो भी ज़ीरो हो गए, फेल हो गया। किसी ने 44 लिए, फेल। ठीक है। किसी ने 35 लिए। अब ये वो लोग हैं, क्योंकि ये तो समझ में आता है कि मेहनत की थी, लिखा था, प्रैक्टिस की थी, बट 40s के अंदर 48, 49, 44, 45 ये वो नंबर हैं जहाँ पर कोई स्ट्रैटेजिकली टाइम मैनेजमेंट की या कोई टेक्निकल राइटिंग में मसला हुआ स्टूडेंट के साथ। लेकिन जिसके मार्क्स 35 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये वो स्टूडेंट है जिसने या तो रिस्क लिया था कि भाई मैं एंड में पढ़ के पेपर पास कर लूँगा। 15 दिन पहले उठा रहे हैं, 7 दिन पहले उठा रहे हैं, या 1 महीना पहले उठा रहे हैं। शुरू से पढ़ा नहीं था, कोई ना कोई रीज़न था, कोई प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, 3 या 4 पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो इस पेपर पे ध्यान नहीं गया, तो इस वजह से मार्क्स बहुत बुरे आए। तो उस जेन्युइन केस में तो वो बच्चा फेल ही होता है। या एब्सेंट हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाई थी, पेपर देने नहीं गया, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं किया। तो बताने का मकसद ये है कि चाहे आप ज़ीरो लें, चाहे आप 49 लें, दिस इज इक्वलेंट टू ज़ीरो, दिस मीन्स दिस इज फेल। ठीक है। अब पास होने के लिहाज से हमें कितने चाहिए? 50 चाहिए। तो जिसको 50 मिल जाएंगे वो पास हो जाएगा, वो उसके लिए इक्वल इंटू 100 है, क्योंकि वो पेपर पास हो गया उसका। किसी को 58 मिले, किसी को 64 मिले, किसी ने 70 ले लिए, 77 ले लिए, 85 ले लिए, तो हर सूरत में पास है। यानी 50 या 50 से ऊपर लोगे तो स्टेटस आपको पास नज़र आएगा। ठीक है, मार्क्स नहीं पता चलेंगे, बट बात वही है कि आप ये देखो कि 49 वाला कितनी मेहनत करके, या 48, 44,
पे वो फेल हो रहा है, जो ज़ीरो कर देता है उसकी मेहनत को। लेकिन किसी ने अगर 58 भी लिया ना, तो वो भी 100 वाला के बराबर हो गया, जिसने 85 लिया वो भी 100 वाले के बराबर हो गया, यानी वो पास हो गया, अल्टीमेटली वो पास हो गया। सही है। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाना ज़रूरी था कि आपको ये पता चल सके कि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इस पेपर को कैसे हैंडल करना है। देखो, ये हमें मालूम है कि 3 घंटे हैं, और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर 3 आवर्स हैं, 180 मिनट्स हैं, 100 मार्क्स है। मेरी कोशिश है 50 या 50 से ज़्यादा लूँ और पेपर को पास कर लूँ। ठीक है सर। तो सर सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसमें 15 MCQs होंगे। ठीक है सर। 15 MCQs का मतलब ये कि हर MCQ 1 नंबर का होगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 15 में से 15 ले लूँ, ताकि जो थ्योरेटिकल पार्ट, बाकी जो डिस्क्रिप्टिव या सिनेरियो बेस्ड सवाल है ना, उस पर लोड कम पड़ेगा। लेकिन इंसान है, हो सकता है कि मैं 15 में से 15 ना ले सकूं मैं, लेकिन कोशिश मुझे ये करनी है कि चलो मैं 12 13 इतने नंबर तो उठाऊं, ठीक है ना, इतने नंबर तो गेन करूं कि अगर 15 MCQs है और 15 मार्क्स के हैं, तो पहली कोशिश तो 15 में से 15 की है। लेकिन हो सकता है 15 में से 3 गलत हो जाएं, 2 गलत हो जाएं, तो इतना मार्जिन तो होगा, तो 12 नंबर ले लूँगा मैं। और इस 15 MCQs को मैंने 30 मिनट्स दिए हैं। हो सकता है 30 मिनट से आप कम टाइम में भी कर लें, लेकिन मैंने इस तरह से कहा है कि हो सकता है कुछ MCQs आपको जल्दी आते हो तो उसमें शायद 30 से 40 सेकंड लगेंगे। कुछ MCQs अगर कोई सिनेरियो बेस्ड होगा तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए शायद 1 से 1.5 मिनट या पौने 2 मिनट लगेगा। तो ओवरऑल हमने ये अज्यूम किया कि भाई 15 MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए ना आधा घंटा मुझे चाहिए सुकून से। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि 15 में से अगर 15 निकाल लें या 15 में से 12 लेने हैं, तो इस 30 मिनट्स को है ना सुकून से MCQ को पढ़ना है, जल्दी जल्दी मैं पढ़ के निकलना नहीं है। सही है ना, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये पहला सवाल है, ये आपको फुल मार्क्स दिलवा सकता है और बहुत चांसेस हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोशिश क्या करनी है, 30 मिनट, शुरू के 30 मिनट में सबसे पहले MCQs को अटेम्प्ट करके रिलैक्स हो जाना है, 15 नंबर ले लेना है। अगर 15 नहीं ले सकते तो कम से कम 12 ले लेना है। ठीक है। तो 30 मिनट्स का टाइम स्पैन हमने इसमें रखा। लेकिन हुआ क्या कि अभी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं आई कैप के मॉडल पेपर की, जो आई होप आप सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है। तो आई कैप ने जो मॉडल पेपर इस वक्त प्रोवाइड किया ना, उसमें 6 सवाल आते हैं, टोटल 7 है। क्वेश्चन 1 को मिला के टोटल 7 है, लेकिन क्वेश्चन 1 को हटा दें जो MCQs के अलावा है, तो उसमें 6 सवाल आते हैं, और हमारे पास टाइम बच जाता है 150 मिनट्स का। ठीक है, यानी 2.5 घंटे का ऑलमोस्ट। सही है। तो अब करना क्या है सर, उन 6 सवालात को भी अगर आप आई कैप का मॉडल पेपर ओपन करके देखोगे ना, तो उन 6 सवालात में भी उन्होंने पार्ट्स बना के दिए हैं, यानी किसी क्वेश्चन में A और B पार्ट है, और किसी किसी सवाल में A B C तीनों है। तो इसका मतलब अगर आई कैप को पेपर लेंदी करना होगा तो वो सवालात के अंदर 3 3 पार्ट्स बना के दे सकते हैं, और मार्क्स की एलोकेशन कुछ इस तरह से होगी कि पार्ट A 4 मार्क्स का, पार्ट B 3 मार्क्स का, है ना। या अगर 2 पार्ट्स हैं तो 6 6 मार्क्स के 2 पार्ट्स दे दिए, या ABC है तो 3 3 3 या 4 4 4, इस तरह से हो जाएगी एलोकेशन। ठीक है। तो अगर पेपर लेंदी होगा और 6 सवालात है डिस्क्रिप्टिव सिनेरियो बेस्ड, ठीक है, और उसके A B पार्ट या ABC पार्ट है, तो आप समझ सकते हो कि मुझे टाइम चाहिए उसको अटेम्प्ट करने में। अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स करोगे ना कि भाई शुरू में मैंने 30 मिनट्स जो है वो 15 MCQs में लगा दिए, अब मेरे पास 150 मिनट्स हैं, 6 सवाल आते हैं, और 6 सवालात में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं ABC करके, और मैंने ये कहा कि जी 6 सवाल आते हैं और 25 मिनट में हर सवाल को दूंगा, और जितना मैं लिख सकता हूँ फिर मैं आगे प्रोसीड कर दूंगा। जैसे ही 25 मिनट पूरे हो जाएंगे मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाऊंगा, फिर जैसे ही 25 मिनट पूरे हो जाएंगे मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाऊंगा। ये मैथमेटिकली पॉसिबल होगा, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करना इसको। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है कि सिंपल मैथ्स अप्लाई कर दी कि भाई 150 मिनट्स मेरे पास हैं डिवाइड बाय 6 के, और हर सवाल को मैं 25 25 मिनट दूंगा, क्योंकि लॉजिकली जिस सवाल में 3 पार्ट्स हैं ABC, उसमें हो सकता है आपके 35 मिनट लग रहे हो, और जिस सवाल में 2 पार्ट्स हैं हो सकता है उसमें आपके शायद 20 22 मिनट लग रहे हो। तो टाइम एलोकेशन में तो डिफरेंस आना है ना, इक्वल थोड़ी होगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रैटेजी, पहली स्ट्रैटेजी गलत है। MCQs की हद तक तो ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए मुझे इस तरह से टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी है। अब करना क्या है देखते हैं।
सर क्वेश्चन नंबर 1 जो 15 एमसीक्यूज का है जिसको मैं 30 मिनट्स दे रहा हूँ ना, मेरी कोशिश क्या होगी सर, मैं कम से कम 12 नंबर ले लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 15 में से 15 पॉसिबल हैं। ठीक है। जब 30 मिनट्स गुजर जाएंगे तो आई कैप या तो 6 सवालात देगा या 7 सवालात देगा। अगर बहुत ज़्यादा लेंदी करना चाहता है तो वो 7 सवालात दे देगा। अगर 6 भी दे रहा है तो ए बी या ए बी सी पार्ट बना के देगा। उसके लिए मेरे पास 150 मिनट्स हैं। और 150 मिनट्स का मतलब ये कि अब मुझे 85 मार्क्स में से, क्योंकि ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 15 मार्क्स तो 100 में से माइनस हो गए ना, अब आपके पास बचे 85 मार्क्स। अब आपको 85 मार्क्स हैं, 150 मिनट्स बचे हुए हैं, और उस 85 में से आपको 35 से 40 मार्क्स कम से कम भी ले लेने हैं, ताकि आपका पेपर क्या हो जाएगा सर, पास हो जाएगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी करके आपको दिखा दिया। सर हुआ क्या, क्वेश्चन देखो मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 15 एमसीक्यूज का था, आधा घंटा दिया आपने, 12 13 14 15 इतने नंबर आपने गेन कर लिए। अब आपके पास 85 मार्क्स का पेपर मौजूद है, क्योंकि 15 मार्क्स का तो एमसीक्यूज डिडक्ट हो गया उसमें से। अब 85 में से मुझे कितने लेने, 35 से 40 ले लूँगा ना, अगर बहुत कम कम करा करा के भी 150 मिनट्स के अंदर, तब भी पेपर मेरा पास हो जाएगा। देखो स्ट्रैटेजी क्या होगी। जब आप एमसीक्यूज आधे घंटे में कर लो, ठीक है, अब आपके पास बच गए 150 मिनट्स। ठीक है, उस 150 मिनट्स में से शुरू 60 मिनट्स निकालो, यानी 1 घंटा। ठीक है, उस 1 घंटे के अंदर 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। 1 घंटे के अंदर 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, चाहे वो ए बी पार्ट वाले हो या ए बी सी पार्ट वाले हो, लेकिन वो वाले पिक करो शुरू में कि जो आप कॉन्फिडेंट हो, जो आपने रीडिंग टाइम के अंदर आइडेंटिफाई किया था कि भाई इस टॉपिक पे मेरी ग्रिप बहुत अच्छी है। जैसे एआई का टॉपिक आ गया, या डेटा गवर्नेंस का टॉपिक आ गया, या बिग डेटा का कोई चैप्टर में से सवाल पूछ लिया, या साइबर सिक्योरिटी से कुछ आ गया। तो ज़रूरी थोड़ी कि हम सीक्वेंस से ही अटेम्प्ट करेंगे। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 6 पहले आता है, आप उसको अटेम्प्ट कर लो। आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले आता है, आप उसको अटेम्प्ट कर लो। सीक्वेंस से चलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 30 मिनट्स के बाद, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के बाद, जो नेक्स्ट 60 मिनट्स हैं आउट ऑफ 150, उसमें आप अपने 3 स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस को पिक कर रहे हो, जो आप कॉन्फिडेंट हो कि जिसमें मैं अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ, जिसको मुझे लिखना आता है, जिसकी एग्जाम्पल्स मुझे याद है, जो कॉन्सेप्चुअली मुझे याद है। अब उससे होगा क्या कि अगर आपने वो 60 मिनट्स में 3 सवालात अटेम्प्ट किए, जिसके प्रोबेबली अब ये 4 या 5 कम ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने ये अज्यूम किया कि जो 3 सवालात मैं पिक करूँगा वो टोटल 40 मार्क्स के होंगे, हो सकता है वो 35 के हों या 45 के हों। बहरहाल हम ये लेके चल रहे हैं कि वो 3 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हैं। उसमें से अगर मैं 20 से 25 भी ले लूँ ना, तो मैं पासिंग के करीब, पास होने के करीब आ रहा हूँ। अब मैंने ये नहीं कहा कि 40 में से 35 या 40 में से 30, मैं तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि भाई 40 में से 20 या 25 तो ले सकते हो। अब ये वो स्टूडेंट ले सकता है जो ड्राफ्टिंग अच्छी कर रहा है, जो एग्जाम्पल रेलिवेंट लिख रहा है, जो सिनेरियो को लिंक करके सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है ना, ये वो स्टूडेंट होगा। वरना तो अगर बिल्कुल क्रैमिंग की है और इररेलेवेंट आंसर लिखा है तो फिर तो इतने भी नहीं मिलने वाले। तो अब समझिएगा कि स्टेप 2 पे क्या हुआ। स्टेप 1 समझ में आ गया होगा, 30 मिनट्स में एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए, मार्क्स पिक कर लिए। इसके बाद अगले 60 मिनट, ठीक है, 3 सवालात कंप्लीट करने ही करने, जो कि 40 मार्क्स के अराउंड होंगे, जिसमें से 20 से 25 मैं निकालूंगा अपने। ठीक है, इसके बाद रिमेनिंग कितने बच गए, 150 में से जब 60 माइनस हो गया तो 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का मतलब है 1.5 घंटा अभी भी आपके पास है, और आपके पास मज़ीद 3 या 4 सवालात होंगे, या 3 होंगे या 4 होंगे। ठीक है, और ये वो सवाल आते हैं जो आपके मिड लेवल पे कच्चे पक्के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से भी आप क्या करेंगे, देखो शुरू में क्या हुआ, 15 मार्क्स का तो आपके पास टोटल एमसीक्यूज हो गया, 40 आपके पास 3 सवालात हो गए। ठीक है, रिमेनिंग बच गए 45। तो हम ये अज्यूम करते हैं अब जो 90 मिनट्स, जो आखिरी का जो 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा ऊपर तो गुजर गया, अब 1.5 घंटा बच गया। ठीक है, 1.5 आवर्स बच गया, 90 मिनट्स बच गए। वो 3 और 4 सवाल जो हैं रिमेनिंग, वो 40 से 45 मार्क्स के हैं। उसमें से भी आप मतलब कम कम करा के भी 20 25 या 30 भी ले लो, 30 इज़ द वेरी गुड, बट 20 से 25 भी ले लो, और फिर सबको ऐड ऑन करो ना, तो आप पास हो गए हो। यानी टाइम स्ट्रैटेजी के साथ साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि कैसे लेके चलना है पेपर को। यानी मैं रिपीट कर देता हूँ, 15 एमसीक्यूज के, फिर शुरू के 60 मिनट्स में 3 सवाल
40 मार्क्स के, और फिर आखिरी के 1.5 घंटे में 45 मार्क्स के। तो ये तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया आपका इस तरह से। ठीक है, देखो 5 यहाँ पर या 5 यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड कि वो कितने मार्क्स के ABC पार्ट बनाते हैं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? योर टारगेट इज कि भाई मैं MCQs में 12 से 15 ले लूँ। अगर 15 ले लो तो एक्सेलेंट हो जाएगा, लेकिन कम से कम 12, 13, 14 इतने ले लो। और फिर 25-25 या 20-25 या 20-30 या 25-25 उठा लोगे, तब भी कितने बनते हैं? 65 बनते हैं। मुझे कितने चाहिए पास होने के लिए? सर 50 चाहिए। मैंने आपको क्या स्ट्रैटेजी बता दी? 65 की, कि अगर आप इस हिसाब से चलते हो तो आप 100 में से 65 ले लोगे, 65 नहीं तो 60 ले लोगे, तो मार्क्स तो शो नहीं होगा, पास ही शो होगा ना, यानी 50 से ऊपर ही लोगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस स्टेप से आप चलेंगे। इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा मॉक एग्जाम्स में क्या आपके पास रेलिवेंसी बनती है। ठीक है, बट पेपर पढ़ना पड़ेगा। 17 के 17 चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं, छोड़ के नहीं जाना। आप छोड़ के जाएंगे तो फिर ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। ठीक है, थैंक यू।